नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या अकादमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी सम्मानित सदस्यों एवं परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग पूर्व की कक्षा में आचार्य पाणिनि एवं कात्यायन के सामान्य जीवन परिचय को देखा, उनको समझा, उनके बारे में समझा, अर्थात वो इनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके कृतियों एवं रचनाओं के विषय में हम लोगों ने सामान्य जानकारी प्राप्त की। उसके बाद आपका तृतीय स्थान पर आते हैं आपके महर्षि पतंजलि, जो कि योग शास्त्र के प्रतिपादक, प्रतिष्ठापक, परम आचार्य माने जाते हैं। मित्रों, इनका समाज में अर्थात लोक जगत में महर्षि पतंजलि जी की जो कृतियां हैं, जो कार्य हैं मित्रों, बहुत ही सराहनीय हैं। इनके द्वारा ही हम लोग आज योग के माध्यम से स्वस्थ हैं, अर्थात कोई भी कार्य करने में सक्षम हैं, क्योंकि योग आपको सक्षम बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। तो योग के प्रतिष्ठापक परम आचार्य महर्षि पतंजलि जी माने जाते हैं मित्रों, जो कि आज संसार इनके कार्यों का अनुसरण कर रहा है। मित्रों, ये मित्रों कुछ समय पहले इनके जो योग शास्त्र के कार्य थे थोड़ा सा विलुप्त हो गए थे, परंतु जब बाबा रामदेव जी आए तो उनके योग शास्त्र को उन्होंने पुनरुद्धार किया, अर्थात उसको विस्तृत रूप देने का प्रयास किया। तो आचार्य महर्षि पतंजलि जी के जो कार्य हैं मित्रों, वो बहुत ही सराहनीय हैं। वो आपको लाइफ दिए हैं, हेल्थ दिए हैं, अर्थात योग शास्त्र के माध्यम से मानव समाज को महर्षि पतंजलि जी ने बहुत कुछ दिया है। तो आज हम ऐसे शख्सियत के विषय में पढ़ेंगे, ऐसे व्यक्तित्व के विषय में पढ़ेंगे जिसको जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो हमारे मानव समाज में प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति उनके कार्यों का अनुसरण कर रहा है। मित्रों, तो आज आप स्वयं देख लीजिए कि आज योग को कौन नहीं कर रहा है। मित्रों, अर्थात योग ऐसा ही साधन बन गया है जिससे हम मानव समाज अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। यदि मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इंग्लिश में कहा भी गया है मित्रों, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। यदि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ होने की चेष्टा करेंगे मित्रों, तो आप पूर्णतः अपने आप को एकदम स्वस्थ और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाएंगे। मित्रों, कहा जाता है कि अगर जैसा आप मानसिक रूप से सोचेंगे, वो मानसिक रूप आपका शारीरिक रूप पे प्रभाव करेगा, अर्थात आपका सोचना आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यदि आप जैसा सोचते हैं आपका शरीर वैसा भी हो जाता है। तो मित्रों, ये जो योग शास्त्र है ये महर्षि पतंजलि जी की योग विद्या का प्रतिफल है मित्रों, जो आज हम तमाम आसनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बने हुए हैं। मित्रों, आइए आज हम पढ़ते हैं त्रिमुनि के अंतर्गत तृतीय स्थान पर जो आपके महर्षि पतंजलि आते हैं। महर्षि पतंजलि जी के सामान्य जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे, इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इत्यादि के विषय में जानेंगे। मित्रों, ऐसा होता है यदि हम किसी व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं तो उसके कार्यों को आपको देखने से, उसके कार्यों को अनुसरण करने से आपको बहुत अच्छा लगता है। यदि आप किसी व्यक्ति को ना जाने, उससे परिचित ना हो, तो उसके कार्य भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं। जैसा कि आप स्वयं देख लीजिए, बहुत सारे हैं, आप किसी को हॉलीवुड फिल्म अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? उनको अच्छी इसलिए नहीं लगती है मित्रों, क्योंकि हॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो उनसे परिचित नहीं होते हैं। तो जब वो उनसे परिचित नहीं हैं तो उनके कार्य उनको कैसे रुचिपूर्ण लगेंगे। इसीलिए अगर आप किसी के कार्य को आप रुचिकर एवं बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानिए, उस व्यक्ति के विषय में जानिए कि ये कहाँ के रहने वाले थे, कैसे कैसे इन्होंने अपने कार्य में, अपने जीवन में संघर्ष किया और कैसे कैसे अपने कार्यों को निष्पादित किया। मित्रों, तो आप सर्वप्रथम आज हम लोग जानेंगे कि महर्षि पतंजलि जी का सामान्य परिचय। तो आप मित्रों हेडिंग डाल लीजिएगा, महर्षि पतंजलि जी का सामान्य परिचय। महर्षि पतंजलि
महर्षि पतंजल। अर्थात आज हम योग शास्त्र के प्रतिष्ठापक परम आचार्य महर्षि पतंजल जी के विषय में जानेंगे। इनका सामान्य जीवन परिचय के विषय में मित्रों हम जानेंगे और इनके प्रमुख बिंदुओं को जो हम आपको बिंदु लिखवाएंगे, इसको आप याद करने में आपको सरलता एवं सुगमता होगी मित्रों। अतः आप ये कुछ बिंदु हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लिखिए, प्रथम बिंदु है जन्म स्थान। जन्म स्थान, माता, आश्रयदाता, अपर नाम, समय, रचनाएं। ये महर्षि पतंजल जी के विषय में आपके प्रमुख बिंदु हैं। आप यदि आपके स्टेट लेवल पर महर्षि पतंजल जी से सवाल उठेगा मित्रों, उन सवाल में आप इन्हीं प्रमुख बिंदुओं से आपके सवाल मिल जाएंगे मित्रों। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान मित्रों कहां पर हुआ था? लिखिए, उत्तर भारत। उत्तर भारत। दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के कात्यायन जी थे मित्रों। दक्षिण भारत के कौन थे? कात्यायन जी थे। उत्तर भारत के आपके महर्षि पतंजल जी हैं। गोनर्द स्थान मिलता है मित्र, गोनर्द। उत्तर भारत के गोनर्द जनपद में इनका जन्म स्थान माना जाता है मित्रों। ये गोनर्द संभवतः जो आज आपका गोंडा है, अवध्या के निकट, अवध्या के बगल जो आपका गोंडा है, परहैप्स वो गोनर्द जो कि आज का आधुनिक नाम गोंडा हो गया है मित्रों। शायद उत्तर भारत का जो आपका गोंडा है वही पूर्व नाम गोनर्द मिलता है। संभवतः आचार्य पतंजल जी यहीं के रहने वाले थे मित्रों। इनकी माता का नाम गोरिका मिलता है। इनकी माता जी का नाम गोरिका मिलता है, लेकिन इनके पिताजी का नाम नहीं मिलता है। तो आपसे सवाल हो सकता है गोरिका का संबंध किस आचार्य से है? तो गोरिका का संबंध महर्षि पतंजल जी से है, पाणिन से नहीं है, क्योंकि पाणिन का माता जी का नाम दाक्षी है, लेकिन गोरिका किसकी माता जी का नाम है? पतंजल जी के। आश्रयदाता लिखिए, अर्थात ये जो आपके वैयाकरण पतंजल जी थे, ये किसके राज दरबार में रहते थे? लिखिए, शुंग वंश के राजा, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र। शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र के राज दरबार में ये रहते थे मित्रों। आपसे सवाल हो सकता है कि महर्षि पतंजल किसके राज दरबार में रहते थे? तो आपको टिक करना है पुष्यमित्र। क्या टिक करना है? पुष्यमित्र टिक करना है। महर्षि पतंजल पुष्यमित्र के यहाँ रहते थे। अपर नाम इनका मित्रों गोनर्दीय इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनर्दीय। आपसे सवाल हो मित्रों कि गोनर्दीय कौन है? तो आपको टिक करना है महर्षि पतंजल, अर्थात ये गोनर्द के रहने वाले थे। इस अर्थ में ये गोनर्दीय कहलाए। आप भारत के रहने वाले हैं तो आप भारतीय हैं, है ना? तो उसी प्रकार से ये गोनर्द के रहने वाले थे, इस दृष्टि से इन्हें गोनर्दीय कहा जाता है। इन्हें गोरिका पुत्र भी कहा जाता है, अर्थात ये गोरिका के पुत्र थे मित्रों, इसीलिए ये गोरिका पुत्र हैं। आपसे सवाल हो कि गोरिका पुत्र का संबंध किस आचार्य से है, किस मुनि से है, किस महर्षि से है, किस वैयाकरण से है? तो आपको क्या टिक करना है? महर्षि
पतंजल, अर्थात महर्षि पतंजल ये गोरिका के पुत्र थे। इनकी माता जी का नाम क्या था? गोरिका था। इन्हें महाभाष्यकार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार। आपसे सवाल हो मित्रों कि महाभाष्यकार कौन है, तो आपको क्या टिक करना है? महर्षि पतंजल। क्या टिक करना है? महर्षि पतंजल, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के प्रमुख 1700 सूत्रों पर इन्होंने भाष्य किया है। क्या किया है? भाष्य किया है। इस दृष्टि से महर्षि पतंजल जी को महाभाष्यकार कहा जाता है। इनका समय मित्रों 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका समय क्या है? 200 ईसा पूर्व माना जाता है। रचनाएं इनकी हैं महानंद काव्य। आपसे मित्रों सवाल होगा महानंद काव्य के प्रणेता कौन हैं, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? महर्षि पतंजल। क्या संबंध होगा? महर्षि पतंजल जी। आपको यही टिक करना है कि महानंद काव्य के प्रणेता लेखक कौन है, तो आपको टिक करना है महर्षि पतंजल। योग सूत्र। पुनः मित्रों आपसे सवाल होगा कि योग सूत्र योग सूत्र के प्रतिपादक हैं अथवा योग सूत्र के लेखक हैं, तो आपको क्या टिक करना है? महर्षि पतंजल। योग शास्त्र की रचना किसने की अथवा योग सूत्र की रचना किसने की, तो आपको क्या टिक करना है? महर्षि पतंजल। योग सूत्र में मित्रों आपके 195 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं, जो कि आज हम कपोतासन इत्यादि आसन करते हैं, पद्मासन इत्यादि करते हैं। यदि आप आसन के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको महर्षि पतंजल के योग सूत्र को पढ़ना होगा। आपके महर्षि पतंजल के जो योग सूत्र हैं इसमें 195 सूत्र हैं मित्रों। फिर अगला इनकी रचना है महाभाष्य। आपसे पूछा जाएगा मित्रों महाभाष्य के लेखक कौन हैं, तो आपको क्या टिक करना है? पतंजल। अथवा इसी को महाभाष्यकार अगर पूछ ले कि महाभाष्यकार कौन है, तब भी पतंजल। महाभाष्य के लेखक कौन हैं, तब भी पतंजल आपको टिक करना है। मित्रों महाभाष्य में 84 अथवा 85 आहनिक हैं। क्या हैं? 84 अथवा 85 आहनिक हैं। आपसे पूछा जाए कि महाभाष्य का विभाजन किसमें हुआ है, महाभाष्य का विभाजन किसमें हुआ है, तो आपको क्या टिक करना है? आहनिक में। किसमें विभाजन हुआ है? आहनिक में इसका डिवीजन हुआ है, इसका विभाजन हुआ है मित्रों। तो महाभाष्य का विभाजन आहनिक में हुआ है। और महाभाष्य में कितने आहनिक हैं मित्रों, तो आपको टिक करना है 84 अथवा 85 आहनिक मिलते हैं। जैसा भी मित्रों आपका ऑप्शन में रहेगा, आप कंडीशन के अनुसार अपने सवालों को सही टिक करिएगा। तो आपसे यदि कोई पूछे कि महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजल की रचना है। महाभाष्य का विभाजन किसमें हुआ है? आहनिकों में हुआ है। महाभाष्य में कितने आहनिक हैं, आपको बताना है 84 अथवा 85 आहनिक हैं। मित्रों आपका प्रथम आहनिक, मोटी मोटी बात आप इससे नोट कर लीजिए। प्रथम आहनिक का नाम मित्रों पशपस आहनिक है। प्रथम आहनिक का नाम क्या है?
पस पस, पस पस आहनिक है, पस पस आहनिक है। यदि आपसे सवाल बाई चांस पूछ ले मित्रों कि पतंजल का जो महाभाष्य है इसका प्रथम आहनिक का नाम क्या है, तो आपको क्या टिक करना है, पस पस आहनिक टिक करना है। इसका प्रथम वाक्य मित्रों लिख लीजिए, प्रथम वाक्य, प्रथम वाक्य अथ शब्दा अनुशासनम है, अथ शब्दानुशासनम है, अथ शब्दानुशासनम है। आपसे मित्रों पूछा जाए कि महाभाष्य का प्रथम वाक्य बताइए, 4 ऑप्शन में यदि आप किसको ढूंढेंगे, अथ शब्दा अनुशासनम, ये आपके महाभाष्य का प्रथम वाक्य है। तो आपसे पूछ सकता है कि अथ शब्दा अनुशासनम का संबंध किस ग्रंथ से है, तो आपको क्या टिक करना है, महाभाष्य। क्या टिक करना है, महाभाष्य। ये महाभाष्य का प्रथम वाक्य है मित्रों, अथ शब्दा अनुशासनम। फिर लिखिए इसकी शैली क्या है, अर्थात महाभाष्य किस शैली में लिखा गया है मित्रों। जैसा कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वह सूत्र शैली या पद्धति में लिखा गया है, सूत्र शैली में, उसी दृष्टि से जो आपका महाभाष्य है इसकी शैली है मित्रों गद्य शैली। कौन सी शैली है, अर्थात यह गद्य शैली में लिखी गई है, आपकी पद्य शैली में नहीं है। यदि पूछा जाए महाभाष्य की शैली है तो आपको क्या टिक कर देना है, गद्य शैली टिक कर देना है। मित्रों अब थोड़ा से और सामान्य जानकारी आप कर लीजिए, पॉइंट करके थोड़ी और लिखिए, अष्टांग योग के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि हैं। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है, महर्षि पतंजलि हैं मित्रों। अष्टांग योग अर्थात ये आपको इसको जानना है कि अष्टांग योग है क्या मित्रों। जैसा कि योग के 8 अंग, योग के कितने अंग होते हैं, 8 अंग, वो 8 अंग आप लिख लीजिए। कभी कभी इससे सवाल पूछ लेता है मित्रों कि अष्टांग योग के अंतर्गत कौन सा प्रगणित है अथवा कौन सा प्रगणित नहीं है। लिखिए अष्टांग योग निम्न है, अष्टांग योग निम्न है, लिखिए आपका प्रथम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये आपके अष्टांग योग हैं मित्रों। यही है योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। इससे पूछेगा मित्रों कि अष्टांग योग के अंतर्गत कौन सा आता है, तो आपका 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से एक रहेगा। कौन सा आता है, जो 3 ऑप्शन रहेगा मित्रों वह आपका अलग होगा,
और एक ऑप्शन आपका इसमें से होगा। हो सकता है आपका एक ऑप्शन में यम दे दे तो अष्टांग योग यम है, नियम भी अष्टांग योग है, आसन भी अष्टांग योग है, और आपका प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये आपके अष्टांग योग हैं मित्रों। आप थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने पाणिनि के अष्टाध्यायी, प्रमुख अष्टाध्यायी जो उनका ग्रंथ है, उसके प्रमुख सूत्रों को लेकर के महर्षि पतंजलि जी ने भाष्य किया है। अर्थात पाणिनि के लगभग 1700 सूत्रों पर महर्षि पतंजलि जी ने उनके सूत्रों पर क्या किया है, भाष्य किया है। महाभाष्य का मित्रों आप लक्षण लिख लीजिए। महाभाष्य का लक्षण अर्थात महाभाष्य किसे कहते हैं? महाभाष्य की परिभाषा अथवा लक्षण। मित्रों आपको हर कोई ये कहते सुनाई पड़ता है कि महर्षि पतंजलि जी ने अष्टाध्यायी के प्रमुख 1700 सूत्रों पर भाष्य किया है। तो आपको इससे क्या विदित होता है, क्या ज्ञान होता है कि भाष्य किए, भाष्य होता क्या है? तो आज आप जान लीजिए कि भाष्य होता क्या है। लिख लीजिएगा, भाष्य का लक्षण, भाष्य का लक्षण या परिभाषा। लिखिए, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसार भी सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्र अनुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य विदुः। ये मित्रों भाष्य की परिभाषा है, आपकी संस्कृत की लाइन है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्र अनुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्य विदो विदुः, भाष्यं भाष्य विदो विदुः। अर्थात विद्वानों ने उसे भाष्य कहा है, विद्वानों ने उसे क्या कहा है, भाष्य कहा है। किसे भाष्य कहा है? सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, अर्थात सूत्रों के अर्थों की, आप हिंदी लिख लीजिएगा मित्रों, सूत्रों अर्थात लिखिए, अर्थात जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्र के सूत्रों के पदों के अनुसार अपने स्वपदानि, अपने शब्दों में
अपने शब्दों में व्याख्या करे, उसे विद्वानों ने भाष्य कहा है। उसे विद्वानों ने भाष्य कहा है। जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्रों के पदों के अनुसार अपने शब्दों में व्याख्या करे, उसे विद्वानों ने भाष्य कहा है। सूत्रार्थो वर्ण्यते, सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्र के पदों के अनुसार अपने शब्दों में वर्ण्यन्ते, व्याख्या करे, उसे विद्वानों ने क्या कहा है? भाष्य कहा है। अर्थात किसी के विचार को अपने शब्दों में व्याख्यायित करना भाष्य कहलाता है मित्रों। लेकिन आपका आशय उसकी बातों से होना चाहिए। मान लीजिए किसी की बात आप बता रहे हैं, तो आप जो बता रहे हैं उसका संबंध उस व्यक्ति की बात से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बोला है, उसका आशय कुछ और था, और उसका जो आप यहाँ पर बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, उसके आशय से बिल्कुल संबंध ना हो ना। आप अपने शब्दों में उसकी बातों को व्याख्यायित करिए, बताइए। यही क्या कहलाता है? भाष्य कहलाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको आज महर्षि पतंजलि जी के जो सामान्य परिचय थे उनको आपको समझ में आ गई होगी। तो हम पुनः अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।